अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पंजाब में जो आईनी बहरान है, आज उसमें एक ड्रामाई मोड़ आया। गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि स्पीकर कौमी असम्बली हमजा शहबाज से वज़ीर आला पंजाब के ओहदे का हलफ लेंगे, लेकिन आज सुबह गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने बुज़दार का पहले दिया गया इस्तीफा मुस्तरद कर दिया और उन्हें बतौर वज़ीर आला बहाल कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी काबीना का, उस्मान बुज़दार साहब ने एक इजलास भी बुला लिया और इस इजलास के बाद एक एलामिया भी जारी किया गया। लेकिन एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था और दूसरी तरफ इसके बावजूद हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में ही हुई, जहां उन्होंने वज़ीर आला पंजाब के ओहदे का हलफ उठा लिया। मरीम नवाज और मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं ने भी इस तकरीब में शिरकत की। गवर्नर पंजाब ने सदर मुमलिकत से राब्ता किया और कहा कि मैसेंजर्स की नफरी भिजवाएं कि उनकी इजाजत के बगैर इस तकरीब का इनेकाद किया गया। इससे पहले हमजा शहबाज स्पीकर कौमी असम्बली परवेज इलाही को इस सूरत-ए-हाल का जिम्मेदार करार दे चुके थे और उनका कहना था कि अदालती अहकामात को लेकर परवेज इलाही तौहीन अदालत कर रहे हैं। जो है ये जब हुई नहीं है तो जो कार्रवाई है ये सारी इलीगल है। और फिर एक जो सबसे बड़ा इशू सामने आया है, जो एक तीसरा ये है कि उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफा एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि वो सही फोरम पे नहीं गया और इसलिए वो भी बहाल है। कैबिनेट की मीटिंग हुई है आज यहाँ। जिस बात बंदे का इलेक्शन ही नहीं हुआ तो उसको वज़ीर आला किसने मानना? ना आईन मानेगा, ना कानून मानेगा, ना तारीख मानेगी। ये परवेज इलाही की गुफ्तगू थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और परवेज इलाही का एतराज ये भी है कि हमजा शहबाज की जो हलफ बर्दारी हुई और उठाया जाने वाला हलफ ये गैर आईनी है। उस्मान बुज़दार अभी भी वज़ीर आला पंजाब ही है और नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए जो अमल होना होता है वो मुकम्मल नहीं हुआ। अब गवर्नर पंजाब ने आईनी माहिरीन का एक इजलास भी बुला रखा है। इस सूरत-ए-हाल में कुछ अहम सियासी और आईनी सवालात अभी तक हल तलब हैं। क्या पंजाब का आईनी बहरान हल हो गया है या मजीद उलझ गया है? क्या उस्मान बुज़दार का इस्तीफा वापस हो सकता था या नहीं? नई काबीना की तश्कील और फिर उसकी अब हलफ बर्दारी ये कैसे होगी? क्या गवर्नर पंजाब ओहदे पर बरकरार रहेंगे या फिर हट जाएंगे? क्या यह मामला अदालतों में ही चलेगा? और क्या सूबे में अब दो वजीर आला हैं? इस पर प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज अपने कारकुनों के लिए एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने मई के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान कर दिया है। ईद के बाद सियासी सूरत-ए-हाल क्या होने वाली है, इस पर भी जो है वो प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। मेहमान हमारे साथ होंगे डिबेट के लिए, लेकिन पहले प्रोग्राम में जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही। इस वक्त मेरे साथ जो है वो मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी साहब, ये जो आज हलफ बर्दारी की तकरीब हुई है, इस हलफ को आप किस तरह से देखते हैं? क्या हो गया है या नहीं? ये वाहिद पाकिस्तान और पार्लिमानी तारीख का हलफ है कि जो इलेक्शन पार्लियामेंट के अंदर होता है, सारी दुनिया की जो असम्बलियां हैं पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शन होता है। यहाँ एक उम्मीदवार ने दूसरे पे अटैक करवा के उसको जख्मी करके उसको बाहर फंकवा दिया और जहाँ पे हमारी वोटिंग होनी है आइज, उसके दरवाजे के आगे सारी पुलिस आ गई और कभी असम्बलियों के अंदर पुलिस नहीं आई। पाकिस्तान की तारीख में, हिंदुस्तान की तारीख में और असम्बलियों की तारीख में। और इसके बाद जो असल काम हुआ है इनका कि इन्होंने एक ऐसा गैर आईनी काम किया है कि इलेक्शन चैम्बर के अंदर होना था। अच्छा। और डिप्टी स्पीकर ने विजिटर्स गैलरी में खड़े होके कोई विजिटर आ जाए तो वो इलेक्शन हो सकता है? कोई हो ही नहीं सकता। और फिर मारना शुरू कर दिया औरतों को, बंदों को। तो इलेक्शन तो हुआ ही नहीं। जब इलेक्शन नहीं हुआ तो फिर हलफ कैसा, वज़ीर आला कैसा? मगर चौधरी साहब, ये प्रोसेस तो हुआ था, तो उसकी आईनी हैसियत क्या है? फिर अदालत ने आपकी इस मामले पर बात क्यों नहीं सुनी? थोड़े अदालत एक सिंगल बेंच ने आधी रात को फैसला सुनाया है और हमारे लिए तो नहीं, कोई भी अदालत खुली है, हमारे बुकला खड़े रहे हैं, 70-80 बुकला, गेट भी बंद कर दिए गए थे हाई कोर्ट के।
उनके लिए तो सब कुछ खुलता है रात को भी। और हमने कहा कि चलो दिन की अदालत ही ठीक है, हमें तो सूट करती है दिन की अदालत। दिन की अदालत ने फिर वहां हम केस लेके अब उसका इंशाल्लाह फैसला आएगा, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, तो चौधरी साहब ऑप्शंस क्या हैं आपके पास? इंतजार ही है या फिर कुछ और ऑप्शंस भी हैं? यार इलेक्शन मैं कह रहा हूँ हुआ ही नहीं, यही तो सारी बात है। अच्छा। अगर एक कैंडिडेट को उठा के बाहर फेंक दे और जो पार्लियामेंट है अंदर हाउस जिसको नोटिफाई किया गया है एज ए चैम्बर ऑफ असेंबली और वो फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शनिंग, वो आम जनरली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस और स्पीकर का इलेक्शन, उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, सारा कुछ ये तो असेंबली के अंदर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस होता है ना, वो स्पीकर गैलरी में तो नहीं, वो उसके विजिटर्स गैलरी में तो नहीं होता। अच्छा, मगर ये चौधरी साहब, ये बुज़दार साहब के इस्तीफे को मंजूर करने का जो फैसला था, जो उनका इस्तीफा था, जिसका वो पहले जो है वो पता चला कि मंजूर कर लिया गया है, लेकिन अब आया कि फिर उसको मुस्तरद कर दिया, इतना लेट ख्याल क्यों आया? और फिर आप लोगों के पास अब आगे क्या जो है वो आपके पास रास्ते क्या हैं? ऑप्शन हमारे पास बेशुमार हैं। एक तो ये इलेक्शन ही हुआ, एक तो जो लीगल ऑप्शन है वो तो है ही, ठीक है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है और वो होगा, उसमें तो कोई हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये फंक्शनिंग नहीं हो सकेगी इनकी, क्योंकि दूसरा जो बुज़दार साहब का इस्तीफा था वो भी अभी बहाल है और उनके खिलाफ, बुज़दार साहब के खिलाफ भी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया हुआ है, ये शरीफों ने दिया हुआ है, वो भी पड़ा है मेरे पास। सबसे पहले तो उस पर देखेंगे ना क्या कार्रवाई होती है। अच्छा, और चौधरी साहब जब तक ये मामला अदालत में है तब तक क्या करेंगे? तब तक ऑपोजिशन में जाएंगे या क्या है? पंजाब असेंबली को तो कुछ नहीं, कोई उठा के तो नहीं ले सकता। अब ये फंक्शनिंग सबसे जो एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है, सुप्रीम कोर्ट का एक रिपोर्टेड केस है जिसमें उन्होंने कहा है कि आप कोई भी अदालत पाकिस्तान की फंक्शनिंग ऑफ द असेंबली में दखल नहीं दे सकते, उनकी लेजिस्लेशन में दखल नहीं दे सकते, उनके किसी प्रोसीडिंग में दखल नहीं दे सकते। अच्छा, हमारी जो लेजिस्लेशन होती है वो पहले जाती है स्टैंडिंग कमेटी के पास। हमारी स्टैंडिंग कमेटी जो थी प्रिविलेज की, वो काम कर रही थी और उसमें हमने आईजी को बुलाया कि भाई तुम, क्योंकि सारे हाउस ने एक पिटीशन की थी कि मेरे आगे, वो मैंने प्रिविलेज कमेटी को भेजी कि इन्होंने, पुलिस ने आके अंदर हमें मारा है। अच्छा। और जो अंदर आई है तो पूरे हाउस का प्रिविलेज ब्रीच हुआ है। अब उसकी मीटिंग होनी थी, मीटिंग हो रही थी, तो आईजी साहब ने हमारे जो मीटिंग करने वाले सेक्रेटरी थे उनको झूठे केस में 3 MPO और लेजिस्लेशन के जो हेड हैं लख साहब, उनको उठा के ले गए और 3 MPO तो वो लग ही नहीं सकती सरकारी मुलाजम पे, ठीक है, 22 ग्रेड के ऑफिसर हैं, जो चीफ सेक्रेटरी का भी 22 ग्रेड है। तो गोया के फिर फंक्शनिंग जो है हमारी अदालत, हमारी कमेटी की, उसको स्टॉप किसने किया है? अदालत ने किया है। अफसोसनाक जो पहलू है, और उसी एक अदालत ने ये किया है। और सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ी अदालत है पाकिस्तान की, उनका मैंने फैसला सामने रखा हुआ है, वो साहब बड़ा आया है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब हम अपना डे टू डे बिजनेस जो असेंबली का है वो ही जारी नहीं कर सक रहे और हमें रोक दिया गया, हमारे लोगों को पुलिस अगवा करके ले गई, अब बेलों पे कल आए हैं वो, तो गोया कि हमें इन्होंने अपनी डे टू डे उसमें भी खत्म कर दिया। तो फिर अदालत एक ही बाकी रह जाती है, वो अल्लाह ताला की अदालत है, वो तो फैसला करेगी जो करेगी। तो ये लम्हा गुजरी है अदालतों के लिए। अच्छा, तो चौधरी साहब आगे अब अपोजिशन में बैठना है? अपोजिशन का मैं तो स्पीकर हूँ, अपोजिशन क्या है? अपोजिशन तो अब अपोजिशन तो वो है जिनका इलेक्शन ही नहीं हुआ, और फिर इनके जो 26 लोटे हैं हमारे, उनका तो केस इंशाल्लाह राइप है, वो फौरी हो जाएगा और इनके वैसे ही फिर ये मिनॉरिटी में आ जाएंगे। अच्छा, और पीटीआई और खान साहब आपके साथ हैं?
एक तो कानूनी और आईनी हमने ऑलरेडी पिटीशन हमारी चल पड़ी है। दूसरा इलेक्शन कमीशन की भी 6 तारीख को उन्होंने बुला लिया लोटों को। अच्छा। और यहाँ पे फर्क ये है कि इन्होंने कास्ट किए, इनके पास तो जवाब ही कोई नहीं है और बड़े विक्ट्री का निशान बना बना के कास्ट करते रहे। वो हमारे पास रिकॉर्ड है। अच्छा। और चौधरी साहब, ये गवर्नर के हवाले से जो सवालात जो है वो जो मुस्लिम लीग नून ने उठाए हैं कि गवर्नर का किरदार तो एक बिल्कुल आईनी किरदार है और उनको अपना जो है वो आईनी किरदार अदा करना है, तो और वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहे, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं गवर्नर के किरदार को? ये अभी तो शुरू है ना सारा काम। ये साइमल्टेनियसली सारे काम चलेंगे। एजिटेशन भी होगी। एजिटेशन क्यों नहीं होगी? जब आप एक गलत काम करेंगे तो एजिटेशन तो होगी। जहां आपकी सुनवाई नहीं होगी, अगर अदालतें आपकी सुनवाई नहीं करेंगी तो फिर एजिटेशन ही है ना रास्ता। ठीक है। और गवर्नर वाला चौधरी साहब? यार आइन ही है तो आइन तोड़ा है ना। फिर आईनी किरदार और फिर वो किसने अपॉइंट किया है? वो सदर पाकिस्तान ने किया, वफाक ने अपॉइंट किया है। 2 इदारों ने डायरेक्ट उनके खिलाफ जो ये गए हैं, अब वो तो इन एक्शन आएंगे ना, वो 2 इदारे। ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी दिलाई साहब, हमारे साथ जो है वो मौजूद थे और बात हो रही थी ये जो पंजाब में आज सारा मामला हुआ, अभी पंजाब में क्या ये आईनी बुरान हल हो गया है या मजीद उलझ गया है, इस पर बात करेंगे। मैं एक ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। पंजाब का आईनी बहरान हल हो गया है या मजीद उलझ गया है, एक तो इस पर बात करने और दूसरा जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कॉल है मई के आखिर की। अब सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सदाकत भाई आपके वक्त का। और बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब कानूनी माहिर भी हैं, मुस्लिम लीग नून से जो है वो ताल्लुक़ है, वो हमारे साथ डिबेट के इस हिस्से में मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब आपके बहुत शुक्रिया। मैं आपकी इजाज़त से ज़रा सदाकत अली अब्बासी साहब से ज़रा पहले पूछ लूँ कि ये जो मामला है पंजाब वाला, ये आपको सदाकत भाई क्यों लगता है कि ये हलफ जो है ये उठाने वाला मामला यहाँ पर तो जो हुआ, मगर ये पंजाब वाला मामला जो है वो अभी सॉर्ट आउट हो गया है आपकी नज़र में, या फिर ये मामला जो है वो अभी और चलेगा? क्योंकि अगर बात अदालत में जाती है तो अदालत से जो आने वाले फैसले हैं उन्हीं का हवाला देती है नून लीग के। देखिए गवर्नर भी गैर कानूनी काम कर रहे हैं और सदर भी गैर कानूनी काम कर रहे हैं। रहमान साहब बहुत शुक्रिया। रहमान साहब, जमहूरियत में ज़ाहिर इदारे हैं और इदारों का अपना अपना किरदार है और 3-4 मोस्ट पावरफुल पोजीशंस हैं। जिस तरह सीएम की पोजीशन बड़ी पावरफुल है, उसी तरह गवर्नर की पोजीशन बड़ी पावरफुल है, चीफ जस्टिस हैं उनका अपना एक रोल है, और साथ ही स्पीकर है जो लेजिस्लेटर के सरबराह है। अभी आपने स्पीकर साहब की बातें सुनी हैं और उनकी बातों को अगर मैं एक सियासी तज्जिया करूं तो बड़ा शिकवा कर रहे हैं एक बड़े इदारे के सरबराह के, जैसे उनको कोई एक तरफ इदारों का जो है ना एक तरफ टिल्ट नजर आ रहा है और जो आईनी इदारे हैं, चाहे वो गवर्नर है चाहे वो स्पीकर है, उनको बिल्कुल वो बेबस हुए हुए हैं और जैसे कुछ चीजें बुलडोज होती हुई नजर आ रही हैं। ये तो एक मैंने अभी आपके प्रोग्राम में सुन के अंदाजा लगाया। दूसरी मुझे आप बात बताएं, जमहूरियत का तो ज़ाहिर सारी बुनियादी अखलाकियात पे होती है। एक सेटअप आज खड़ा किया गया है जिसमें 26 लोग जो फ्लोर क्रॉसिंग करके गलत वोट दे के, गैर आईनी वोट दे के, वो जो है उनके वोट से एक आदमी आज सीएम बना है जिसने हल्फ लिया है। वो तो स्पीकर साहब ने कह दिया कि उनका इलेक्शन ही फेयर नहीं है, वो प्रोसेस ही फॉलो नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे आप इसकी अखलाकी पोजीशन बताएं कि पाकिस्तान के लोग और पंजाब के लोग क्या समझ रहे हैं कि क्या आज उनके वोट पे, उनके राइट, उनके हक पे डाका नहीं मारा गया कि एक आदमी को धौंस धांधली से, जबरदस्ती से बाप बेटे को पता नहीं किसकी डायरेक्शन पे और कहां से क्या करके उनको बिठा दिया गया। तो अगर अब 6 तारीख को मिसाल के तौर पे 6 तारीख को ये जो लौटे 26, इन्होंने तो जाने ही जाने ना, जितना मर्जी इनकी कोई इदारे फेवर कर ले, ये तो नहीं बच सकते। इन्होंने वोट डाला है, बल्ले से मुंतखब होके इन्होंने शेर को वोट डाला है और जैसे बता रहे थे स्पीकर कि बड़ा विक्ट्री के निशान बना गए। तो कहां जाएगा ये निजाम? तो क्यों ना हम इस निजाम का जो केओस है, जो बहरान है, इससे निकले और एक दफा दोबारा फ्रेश मैंडेट की तरफ जाए और लोग अपने मर्जी का इंतखाब करें
देखिए फ्रेश मैंडेट जो है वो अब आपने कौमी असम्बली से, जहां आप मेंबर हैं वहां से तो इस्तीफे दे, लेकिन क्या अब पंजाब असम्बली में भी तहरीक इंसाफ के पास यही ऑप्शन बची है? अच्छा, एक मिनट अगर मुझे दें, सुबह ना बड़े कुछ कानूनी मामला जो है वो पेचीदगियां जिनका बार बार आज सियासी बहस में जिक्र हो रहा है वो आ गई। मैं जरा बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब से पूछ लूं। जफरुल्लाह साहब, सर कोई आप क्योंकि कानूनी माहिर भी हैं, ये आप किस तरह से देखते हैं? एक तो ये कि उस्मान बुज़दार का जो इस्तीफा सुबह हुआ कि वो इस्तीफा जो पहले दिया गया था, जो गवर्नर उस वक्त गवर्नर थे चौधरी सरवर, उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन आज गवर्नर ने कहा कि ये इस्तीफा तकनीकी एतबार से जो है वो मैं इसको मुस्तरद करता हूं और उनको दोबारा रीइंस्टेट कर दिया। वो रीइंस्टेट हो सकते हैं, उस्मान बुज़दार हो सकते थे? वो कहते हैं ना कि तुम्हारी जुल्फ में आई तो हुस्न कहलाई, वो तैरगी जो मेरे नाम आए सियाह में है। अच्छा, बात यह है कि पाकिस्तान में टाइम है वो तहरीरी के, कोई गलत या सही वो मौजूद है, और उसके अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि जिसके पास वोट मेंबर्स ऑफ पार्लियामान ज्यादा हो, ठीक है, वो उसका हुक्मरान बनेगा, चाहे वो चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे का होगा चाहे विफाक का होगा। अब यहाँ हुआ ये कि वो मेजॉरिटी चली गई छोड़ के, और वहाँ भी कमोवेश ऐसा ही हुआ। अब ये जो गवर्नर साहब होते हैं ना, ये सेरेमोनियल पोस्ट, इनके अपने इनहेरेंट पावर नहीं होते, ये सीएम की एडवाइस पे काम करते हैं, और ये मतलब है कि क्वीन की तरह के लोग होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ सदर साहब ने और वहाँ गवर्नर साहब ने जो लेटर है ला का, जो स्टिपुलेट है ला का, उनको नहीं किया। गलत जैसे ही जब झगड़ा होता है तो हम अदालतों में जाते हैं, उनको भी वो नहीं मान रहे। भाई गिला तो हमें है ना, अगर ये कहते हैं कि इदारे भाई हमारे, हमें यही इदारे थे ना, इनके कहने पे हमें निकाला गया, लाइफ डिस्क्वालीफाई किया, इलेक्शन में कुछ किया, तो अगर वो इदारे उस वक्त भी तो यही इदारे थे ना। अच्छा, हमारे ही लोगों को जहाजों पे तोड़ के लाए थे ना। तो ये सियासत इसी तरह की बदकिस्मती के पाकिस्तान में ग्रेस के साथ आदमी को चले जाना चाहिए। भाई इलेक्शन, भाई 9 अप्रैल तक तो हम मिन्नतें करते रहे, मुतालबे करते थे इलेक्शन, उस वक्त तो इलेक्शन नाजायज था, अब क्यों जायज हो गया इलेक्शन? अच्छा भाई, अब बात सुने, इसके दबाव पे कौन इलेक्शन कराएगा? कॉमन सेंस के खिलाफ। जब हम कह रहे थे इलेक्शन कराओ कराओ कराओ, क्यों नहीं कर रहे थे? अब आराम से बैठे, और जब भी पॉलिटिकल लीडरशिप चाहेगी इलेक्शन हो जाएगा। और मैं आपको अच्छा जफरुल्लाह साहब, एक और चीज जरा उसकी वजाहत कीजिएगा। बताइए। अच्छा, ये जो स्पीकर से जब बात हो रही थी परवेज इलाही साहब से अभी, उनका ये कहना था कि अदालत ऐसा ऑर्डर नहीं दे सकती जो कि असेंबली के जो वर्किंग है या असेंबली का जो मामला चलाने होते उस पर असरअंदाज हो, और ये हलफ का ऑर्डर देना कि स्पीकर को कहा जाए कि वो आकर हलफ ले, ये गैर आईनी है। अगर तो ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ हो तो अच्छा, दुनिया में 85 दफा हो चुका है। ये जो जजमेंट है ना जवाद हसन की, उसके अंदर 20 मिसालें उसने लिखी हैं, मैंने कल पढ़ी थी। अच्छा, अगर पार्लियामान के अंदर करने की वजह से वो कुछ नहीं कर सकते, तो जिन्होंने वोट देने हैं और नहीं दिए या गलत दिए या मुनहरिफ हैं, उनके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट में पीछे खुद गई हुई। क्या वो इंटरनल प्रोसीडिंग नहीं है? ठीक, वो इंटरनल प्रोसीडिंग नहीं है, वो भी जो है ना, एक असेंबली को, अच्छा, नवाज शरीफ को एक असेंबली ने चुन लिया था, आप अदालत में गए थे, आप अदालत से फिल्म की ग्राउंड पर डिस्क्वालीफाई करवा दिया, तो हमने ये बात कहा था कि वो नहीं कर सकता। आज ये है कि हम भी उस वक्त एक तरह से नाखुश थे, लेकिन आप सर नहीं मारते, इदारों को तोड़ते नहीं है। अच्छा। हमने गिला भी किया, हम चले भी गए, ये अपील भी इनके पास है, जाए, लेकिन प्रॉब्लम इनका और है। हाँ। ये कहते हैं मैं हूं तो ठीक है, मैं हूं तो हुब्बे वतन बाकी सारे गद्दार, मैं हूं तो इस्लाम बाकी सारे कुफ्र, मैं हूं तो खुददार बाकी गुलाम, मैं हूं तो देनदार बाकी सब। तो ये ज़हनी बीमारी के अलावा कोई चीज नहीं होती। अच्छा। ये सर मारना है, मारते रहे, मैं अब क्या कह सकता हूँ। हमारी तो गुजारिश ये है इसे न दें, वापस आए, आराम से बैठे, पार्लिमानी जमहूरियत का हिस्सा बने और मुकाबला करें। ठीक। अच्छा, मैं सर एक ब्रेक ले रहा हूँ, जरा बाद वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। सदाकत भाई, ये ऐलान जो मई के आखिर में जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च का किया है, क्या आपको लगता है कि इससे तहरीक इंसाफ अगर 20 लाख लोग, जिस तरह से खान साहब कहते हैं, ले आती है इस्लामाबाद,
तो फिर हुकूमत या जो भी है वो इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे? देखिए, इससे पहले बैरिस्टर साहब बात कर रहे थे कि जी क्यों हम इलेक्शन मांग रहे थे नहीं हुए, तो आप मांगेंगे तो कैसे होंगे। देखिए, जब आप इलेक्शन मांग रहे थे उस वक्त एक स्टेबल सेटअप चल रहा था, हुकूमत स्टेबल चल रही थी और आपके इलेक्शन मांगने की कोई दौरान आप कह रहे हैं कि जी नून लीग के बंदे तोड़ दिया है, मैं जहाजों में भर के लाए, तो मुझे एक बंदे का नाम बता दें जिस बंदे का मुस्लिम लीग नून से उसने बल्ले पे शेयर पे वोट लिया हो और उसको हमने अपनी पार्टी में लाया हो। किसी को भी नहीं लाया और कभी हमने ये गैर अखलाकी काम नहीं किया। अब जब आप लोगों को इलेक्शन होता है जिसपे दूसरा फरीक को आप पुलिस के जरिए बाहर निकाल देते हैं, हमारे लोटों को आप पकड़ के ले जाते हैं, होटलों में बंद करते हैं और उसके बाद उनको बंद करके लाते हैं और अपनी मर्जी का इलेक्शन प्रोसेस करते हैं, तो ये एक केओस है। इस वक्त 2 वजीर आला बैठे हुए पंजाब में, आप माने कि ना माने, आप अपनी इंटरप्रिटेशन करें, मैं अपनी कर रहा हूं, जरा इन्हें कहें बाहर तो निकलें। अच्छा, वो मार्च वाली चीज पर आए, ये जो मार्च का ऐलान किया मई के आखिरी महीने में, उधर ही, हाँ जी, उधर ही आ रहा हूं। अगर इन्हें कहा आप बाहर निकलें तो जमहूरियत का असल स्टेक होल्डर अवाम होता है और अवाम पाकिस्तान, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो बरतानिया हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या पाकिस्तान का कोई शहर हो, हर आदमी इस वक्त जो इन्होंने किया उस पर थू थू कर रहे हैं। तो अब मुझे बताएं, हम क्या लोगों को गलियों में लड़ा दें? लोग ये निकल रहे हैं, लोग इनके पीछे भाग रहे हैं, अब जहां ये जाते हैं लोग इनको मारने के लिए दौड़ते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा कियास है, एक अफरा तफरी है। तो इससे बचने के लिए अवाम का जो तवज्जो है, वो इनका जो गुस्सा है, ये जो क्राइम मिनिस्टर और उनकी पूरा कैबिनेट है जो सारे क्रिमिनल्स है, उनसे हटाने के लिए हम तो ये कह रहे हैं कि आप दोबारा इन लोगों की एनर्जीज को मुस्बत तरफ लेके जाएं। खुदा न खास्ता जो कुछ फ्रॉड हुआ है, हमें पता है कहां से पैसे आए, कहां से डॉलर आए, किससे आपने कहा, एलामिया मौजूद है। अब आखिर मेजर यार, तो उसका तरीका ये है, आप समझते हैं कि आपकी अक्सरियत सुने ना, हम समझते हैं अक्सरियत हमारे साथ है। आप जरा 50,000 बनने में तो जाए, हम आपको 30 लाख दे रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूँ, मगर ये पहले मैं जलसे जुलूसों वाला जरा पूछ लूं। जफरुल्लाह साहब, मई के आखिर में अगर लोग आ जाते हैं, खान साहब कहते हैं कि दावा तो उनका 2 मिलियन का है, लेकिन हो सकता है कि जलसे जुलूस हो, हुकूमत दबाव में आ जाए और इलेक्शन अनाउंस कर दे। देखिए, पहले तो एक बात जल्दी से रह गई थी, ये चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद अनाउंस किया था। अच्छा, और उनके गवर्नर ने मंजूर किया और उसके बाद इलेक्शन उन्होंने खुद करवाने की कोशिश की। स्पीकर साहब उसमें कैंडिडेट बने, तो अब आप कहें कि चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है, बाकी पर देखिए जमहूरियत में जलसे जुलूस उनका हक है। पहले भी इन्होंने किया था, 126 दिन यहाँ आए थे, बैठे रहे थे, हमने तो कुछ नहीं किया था इनको, वो उनको कोई रोक नहीं सकता। बाकी जो बातें वो कह रहे हैं, मैं तो उनका जवाब नहीं दे सकता कौन क्रिमिनल है कौन नहीं है। ये मेरा आगाती ख्याल ये कि इस तरह की गुफ्तगू मुनासिब नहीं होती, मैं तो करता। अच्छा, मगर बैरिस्टर साहब, ये अगर जलसे जुलूस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, लोग बहुत ज्यादा प्रेशर बना सकता है या नहीं बना सकता हुकूमत के ऊपर? हाँ, थोड़ी, जब मैं आप कहना नहीं करता, क्योंकि सर देखिए, पहले जो हुकूमत थी, ये बात कर रहे हैं ना, जी, इदारों के कंधों पे बैठ के अगर ये आए इलेक्शन के लिए, हमें भी कर सकते, अभी नहीं करेंगे। और बाकी ये कह रहे थे कि ये दबाव नहीं था। मैं आपको अल्लाह कह रहा हूँ कि जिस जमाने में साउथ में हमारी पार्टी तोड़ी जा रही थी, मैं आपको कहने लगा हूँ कि मेरे ऊपर जो जुल्म किए गए और मुझे ऊपर जो दबाव डाला गया, जो मेरे बच्चों और मेरी मासूम बेटी के ऊपर डाला गया, मैं अब क्या बताऊं कि हमने क्या भुगता है। मुझे कोई बात बताए कि हमारे ऊपर दबाव नहीं था। मैं अब क्या बताऊं आपको कि मेरे साथ क्या हुआ, अच्छा, मेरे दोस्तों के साथ क्या। छोड़े ना बात, ठीक है, अगर वो अच्छी गवर्नेंस कर लेते और अपने साथियों को साथ बिठा लेते तो गवर्नमेंट चल जाती। और ये जो कहना ना कि मैं हूं तो सब ठीक है और हम नहीं है तो ये बात ठीक है, ये काम नहीं चला करते। ये मारना दीवार को सर मार लें, हम क्या करें। एक कंपैरिजन जरा अगर आप मुख्तसर जवाब दे सके। देखिए, पहले ये था, आपने 126 दिन का इनका हवाला दिया, लेकिन उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत थी, पार्लियामेंट भी साथ आकर खड़ी हो गई थी। अभी ये गवर्नमेंट की कॉम्पोजिशन, मखलूत हुकूमत, बहुत कम थिन रेजर मेजोरिटी के साथ है। ये मैं दोनों का मवाजना इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या हालात आपको लगता वही है? पहली बात तो ये है कि
जिस कुव्वत से पहले आए थे वो कुव्वत इनके पास नहीं होगी। अच्छा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर ये इस तरह का अवामी इंकलाब ले आते हैं कि गवर्नमेंट को पैरालाइज करके इंकलाब ले आते हैं, तो तारीख में पहले भी हो चुका, अभी हो जाएगा, तो क्या आजाद आ जाएगा। अच्छा, होना नहीं है। ठीक है, ठीक है। सदाकत भाई, हालात अगर उनके लिए बदल गए हैं तो हालात, उनका ये कहना है कि आपके लिए भी बड़े बदल गए हैं 2014 से। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि जो इनको लाए थे, जो हमें लाए थे, वो पाकिस्तान के हर कोने कोने में, दुनिया के हर कोने कोने में आज बाहर निकले हुए हैं, और वो थी पाकिस्तान की आवाम। और आवाम से घबराता वही होता है जिसको पता होता है कि मैं गलत तरीके से आया हूं और मैं किसी बैरूनी साजिश का एक आलाकार बन के आया हूं। तो मैं समझता हूं कि ये किसी दुनिया के किसी भी मुल्क में असल जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आवाम है, और आवाम पाकिस्तान इतना गुस्से में है कि हम जब जाते हैं तो जो लोग हमारे मुखालिफ भी थे वो भी इस वक्त खड़े रहे कि जो कुछ हो रहा है वो उसको तो कबूल नहीं कर रहे। ठीक है, आप एक दूसरे को खुश करते रहे, लेकिन जो वक्त गुजर रहा है हालात और खराब हो रहे हैं, और हम यही चाहेंगे कि लोग निकलेंगे तो पता चल जाएगा कि किस में कितना दम कम है। ये जो जोड़ जाड़ के चूचू का मुरब्बा बना के, ये जो लोटे बना के कॉल है, लोटे बना के मई के आखिर की, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई इखलाकी जवाब है। उनको अपनी शक्लें भी बता रही हैं, उनको पता है कि वो दो। बहुत शुक्रिया सदाकत अली अब्बासी साहब और बैरिस्टर ज़फरुल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल ये इशू यहाँ पे जो है वो, इस पर डिबेट जो है वो ख़त्म होती है। ये दोनों हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद थे। अभी मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ माह रमज़ान के हवाले से और इस महीने में खैरात जिस तरह से की जाती है, सदका और खैरात किस तरह से किए जाते हैं, उस हवाले से जो है वो बात होगी। के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। रमज़ान मुबारक का महीना अपने अख्ताम को पहुँचने वाला है। ये महीना बड़ी सादत वाला होता है और इसीलिए इबादत और सदकात व खैरात पर जोर दिया जाता है। खैरात माह रमज़ान में और ईद के मौके पर बढ़ चढ़ कर की जाती है। पाकिस्तानी वैसे ही ज़्यादा खैरात करने वाले लोगों में शुमार होते हैं। माशरती और मजहबी वजूहात की बिना पर लोग इनफरादी सतह पर खैरात देने को तरजीह देते हैं। एक इदारे की रिपोर्ट आई थी, उसके मुताबिक पाकिस्तानी सालाना 240 अरब रुपए यानी 2 अरब डॉलर के करीब जो है वो खैरात देते हैं। और रिपोर्ट्स जो इस पर तैयार की गई हैं उनमें पता चला है कि पाकिस्तान में 72% खैरात रमज़ानुल मुबारक के महीने में दी जाती है, जबकि 67% लोग इनफरादी तौर पर बराह रास्त लोगों की मदद करते हैं और 33% खैरात के हवाले से इदारों को तरजीह देते हैं। ये बड़ी खुशाइंद बात है। जो लोग इस अमल से जुड़े हैं उनमें से कई जो है वो हमारे सामने रोल मॉडल हैं, और एक ऐसे ही रोल मॉडल के हवाले से आज के प्रोग्राम में जो है बात होगी। ये रोल मॉडल अखुवत फाउंडेशन है और इस रोल मॉडल के सरबराह भी खुद एक रोल मॉडल है। डॉक्टर अमजद साकिब जो कि इसके चेयरमैन हैं, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अमजद साकिब साहब आपके वक्त का। अमजद साकिब साहब, ये जो मौजू है जिस पर बात करनी है, ये एक बड़ा जो है वो अहम सवाल है कि जब आप सदका और खैरात करना चाहते हैं तो ये जो वसाइल का सफ़र है माशरे के उन तबकात से कि जिनके पास है, उन तबकात तक पहुँचने के लिए कि जिनके पास नहीं है, तो ये सफ़र जो है वो किस तरह से जो है वो तय हो, इसके तय होने का बेहतर तरीका आपकी नज़र में जो है वो क्या है? जी सर, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावत दी और इस सफ़र के हवाले से कुछ बात करने का फ़ैसला किया, तो बहुत बहुत दुआएं आपके लिए। बात सर ये है कि हम चैरिटी को रीडिफ़ाइन करना चाहते हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक बुनियादी तसव्वुर पे बात करना चाहूँगा कि क्यों हम भीख देते हैं, क्यों हम खैरात बाँटते हैं, क्यों हम लोगों को अपना महकूम बनाते हैं, क्यों हम रहम और तरस खाते हैं। ये चीज़ ठीक नहीं है। हमें इज़्ज़त नफ्स देनी है लोगों को, हमें रफ़ाकत देनी है, हमें दोस्ती देनी है, हमें मोहब्बत देनी है। हमें किसी को अपने से नीचा समझते हुए चंद सिक्के उसकी झोली में नहीं डालने, बल्कि उसको ये एहसास देना है कि ज़िंदगी की इस कशमकश में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब ये सारी की सारी बातें जाके मुंसलिक होती हैं मवाक़ात मदीना की उस दरख्शां रवायत से जो अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू की। जब महाजरीन लुटे फुटे हुए पहुँचे मदीना में तो किसी को उन्होंने ये नहीं कहा कि इनको खैरात दे दो। उन्होंने कहा कि तुम्हारे दरमियान मैं मवाक़ात का रिश्ता बनाना चाहता हूँ, जिसके मानी है भाईचारा। एक शख्स को ले जाए अपने घर और मदद करे भाई बनकर, इसार और कुर्बानी के साथ, ताकि वो जो आज इस वक्त इस कैफियत में है गुर्बत में मुआशी तौर पर, वो एक बेहतर शख्स बन जाए, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए।
तो हम भी कहते हैं कि चैरिटी नहीं, रफाकत चाहिए, मवाखात चाहिए, दोस्ती चाहिए। हम 50% पाकिस्तानी अगर हैव्स हैं, 50% हैव नॉट्स हैं, तो इधर 50% में से एक उठे और इधर से एक को कहे कि तुम मेरे दोस्त हो, मवाखात मदीना की उसी रवायत के अगले कदम के तौर पर। और यूँ ये 50% मिलकर एक खूबसूरत मुआशरा बना सकते हैं। अच्छा आकिब साहब, ये बात अब हमने, क्योंकि मैं इस पर जो चीज़ें पढ़ रहा था उसमें एक बात होता है कि पाकिस्तानी जो है वो खैरात बड़ा बढ़ चढ़ कर देते हैं, और ये जो कुछ आदाद शुमार जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया, ये $2 अरब के लगभग जो है वो खैरात जो है वो यहाँ पर सदकात जो है वो दिए जाते हैं। अब आप दिए तो जाते हैं वो अजर के लिए, और उसकी मजहबी वजूहात हैं जिसमें लोग आगे आते हैं और बढ़ चढ़ कर जो है वो मदद करते हैं। अब ये बताइएगा कि अगर जो है वो इनफरादी सतह पर जो है वो अगर कोई शख्स ये काम जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पर जो है वो करना चाहे तो वो किस तरह से करे, और फिर वो जो फ़र्द जो है वो इदारों तक जो है वो किस तरह से पहुँचे ताकि ये काम जो है वो ज़्यादा अहसन तरीके से जो है वो किया जा सके और जो लोग मुस्तहिक हैं उन तक वाकई ये वसाइल जो है वो पहुँच सकें। ये तो बहुत ही आपने खूबसूरत सवाल पूछ लिया कि फ़र्द कैसे करेगा और अदारों के साथ कैसे मिलेगा। तो मैं ये जो दोस्ती की बात कर रहा हूँ एक हैव का एक हैव नॉट के साथ, तो वो यही है कि वो शख्स सबसे पहले तो ख़ुद तलाश करे कि उसके ख़ानदान में, उसके गली मोहल्ले में, उसकी गाँव में कोई ऐसा शख्स है जो इज़्ज़त नफ्स के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। उसको कहे कि तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें भिखारी नहीं बनाऊँगा, ये लो 50,000 रुपये, ये लो 1 लाख रुपये, जाओ जाके कारोबार शुरू करो और फिर ये वापस कर देना क्योंकि मैंने इस रकम को किसी और को देना है। तो उसकी अपनी अखुवत बन जाएगी, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं होगा। और यही हम चाहते हैं कि अखुवत के इस फ़लसफ़ा को हर शख्स इनफरादी तौर पर अपनाए। अब अगर कोई शख्स ये समझता है कि वो इनफरादी तौर पर नहीं अपनाना चाहता या नहीं वक्त नहीं है, अच्छा, तो वो कहता है कि मैं 10 बंदों से या 100 बंदों से मुलाकात करना चाहता हूँ और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में चाहता हूँ, ड्यू डिलीजेंस में चाहता हूँ और फिर उस पैसे की शफाफियत के साथ देना लेना, तो वो फिर हमारे साथ रब्ता करके हमारे सिस्टम को देख के वो रकम हमें दे सकता है और हम वो ब्रिज बनते हैं, कंडुइट बनते हैं कि इधर से रकम लेके हम मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाएँ। गदागरी को प्रमोट ना करें, सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करें। अच्छा। तो आपके सवाल का मुख्तसर जवाब यह है कि अपनी अखुवत बना लो भाई कि मुवाखात मदीना की रवायत सिर्फ हमारी तो नहीं है, ये तो हमारी मुश्तरका लेगेसी है। तो अगर खुद तुम बरूने मुल्क बैठे हैं, आप हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमने नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते या हम तलाश नहीं कर सकते, तो फिर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हम आपकी उस मुवाखात को या कर्ज की सूरत में दे देंगे या किसी बच्चे को तालीम की। मैं डॉक्टर साहब ये क्योंकि ये मैं जो डेमो देख रहा था इसमें ये है कि जो तकरीबन 67% पाकिस्तानी है वो खुद सदकात और खैरात करना जो है वो उनको पसंद है या वो इसको तरजीह देते हैं और 33% सिर्फ इदारों के थ्रू देते हैं। तो बुनियादी तौर पर तो ऐसे मालूम होता है कि एक अदम एतमाद जो है वो हो सकता है या एतमाद का जो है वो फुकदान हो सकता है कि लोग कहते हैं कि मैं खुद अपने हाथ से जो है वो दूं। तो ये जो अखुवत है वो किस तरह से जो है वो इस एतमाद का जो पास रखती है और फिर लोग जो बाकी इदारे काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल है उनके लिए भी ये जानना जरूरी है कि किस तरह से लोगों का ये एतमाद जो है वो बहाल कराया जा सकता है कि वो इसमें इदारों को भी जो है वो इन्वॉल्व करें और इदारों पर भी जो है वो एतमाद किया करें। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह एक तो हमारी नीयत, हमारा बोर्ड, हमारे एम्प्लॉइज, एवरीबॉडी इज अलाइंड विद दिस काज और हम ये इसको नौकरी या एक ज़िम्मेदारी नहीं बल्कि इबादत समझ के करते हैं। उसके बाद फिर ये देखें हमारा एनुअल ऑडिट होता है, दुनिया की जो टॉप 3 ऑडिट फर्म्स हैं वो हमारा आके ऑडिट करती हैं, एक एक पैसा जो किसी ने दिया और एक एक पैसा जो किसी को दिया गया। मिसाल मैं आपको देता हूँ, हमने 162 अरब रुपए की रकम 50 लाख से ज़ायद कर्ज़ों की सूरत में लोगों को दी। अब आप एक बटन दबाएंगे हमारे दफ्तर में और वो 50 लाख कर्ज़ों की तफसील आपको मिल जाएगी, किसको मिला, कब मिला, कितना मिला, कहाँ रहता है, क्या शनाख्ती कार्ड नंबर है, क्या फ़ोन नंबर है। एवरीबॉडी इज़ वेलकम टू सी दैट लिस्ट एंड कॉन्टैक्ट के भी पैसे आपको मिले। और यूँ भी आप देखिए कि खुदा न खास्ता अगर ये 50 लाख कर्ज़े ये रेवड़ियों की तरह बांटे गए होते तो आज वो लोग हमसे बहुत से सवाल करते। तो ये ट्रांसपेरेंसी का मेयार, एक तो हम बिल्कुल सही अपना इंटरनल ऑडिट का निज़ाम है अदारे के अंदर, फिर एक्सटर्नल ऑडिट्स होते हैं, फिर उसके अलावा और भी बहुत सारी चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये
एतमाद का फुकदान है, जिसकी वजह से ना हम हुकूमत को टैक्स देते हैं और ना हम किसी अच्छे अदारे को सपोर्ट करते हैं। हमें कुछ ऐसा एक खदशा और धड़का लगा रहता है कि हमारी ये जो कमाई है क्या ये ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचेगी भी। और तीसरी चीज़ एक और मैं आपको बात बताऊं, 40, 50, 60, 70% तक बाज़ अदारों के इंतज़ामी अखराजात होते हैं, तो हमारे इंतज़ामी अखराजात जो हैं वो लेस दैन 10% हैं, और वो भी बहुत सारे जो हैं, क्योंकि ये काम इतना बड़ा है ना कि आपको कर्जा देने के लिए न जाने कितने 50 लाख लोगों के घरों का विज़िट करना, ये करना, अप्रेजल करनी, फिर वापस लेना। इसलिए तो ये दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, उसकी वजह क्या है, हमारा अदारा इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नेसेसरी कॉम्पनसेशन एंड वॉलंटियरिज्म, यानी जो जिनका कोई और रोज़गार नहीं है उनको तो आप तनख्वाह देंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी तनख्वाह की बजाय वो डॉक्टर, इसमें लास्टली मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात जो इदारे होते हैं वो कहते हैं कि शायद हम छोटे प्रोजेक्ट नहीं करते, लेकिन अख़ुवत का आपने देखा है कि अख़ुवत छोटे प्रोजेक्ट्स भी करती है। आपका एक वो कपड़ों वाला भी प्रोजेक्ट है जहाँ पर आपने एक बैंक बनाया है, फिर को ख्वाजा सराओं के लिए भी जो है वो काम किया, तो ये छोटे प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो ये बड़ी तंजीमें बाज़ औक़ात ये कहती हैं कि नहीं हम ये छोटे प्रोजेक्ट्स जो है वो नहीं करेंगे, तो ये आप की जो तंजीम है, अख़ुवत जो है, वो अपने आप को किस तरह से जो है वो इन्वॉल्व करती है ऐसे प्रोजेक्ट्स में जो कि शायद उस तरह के बड़े प्रोजेक्ट नहीं, जिस तरह से कोई कहता है कि हम अस्पताल बनाना चाहते हैं या कोई बड़ा जो है वो ऐसी कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो ये काम जो है वो आप लोगों के एंड पर जो है वो किस तरह से होता है? काम छोटा बड़ा नहीं होता। असल ये है कि देखें, आपने पहाड़ पे पहुंचना है तो आपको पहला कदम ही उठाना पड़ेगा। आगाज हमेशा छोटा होता है। हमने जब शुरू में ये कपड़ों की आपने बात की, हमने चंद 100 कपड़े इकट्ठे किए कि उन लोगों को दें जिनके पास सर्दियों में कपड़े नहीं हैं। फिर ये एक तहरीक बन गई, हर बंदे ने कहा जी मेरी वार्डरोब में भी इतने कपड़े हैं, मेरे भी ये कपड़े, इनका रंग ख़राब हो गया, फैशन ठीक नहीं है, छोटे हो गए, आप ले लें। हमने 32 लाख जोड़े इकट्ठे करके तो उन लोगों को दिए जिनके पास एक भी शायद ढंग का जोड़ा नहीं है। तो ये फिर हमने एक ख्वाजा सरा का हाथ पकड़ा और अब तकरीबन 2000 से ज़्यादा ख्वाजा सरा हमारे इस अदारे के साथ मुंसलिक हैं, जिनको हम स्टाइपेंड देते हैं, कपड़े देते हैं, मोहब्बत देते हैं, उनको तन्हाई का एहसास नहीं रहता। कर्ज़ों का काम भी ऐसे ही शुरू हुआ, चंद हज़ार से आप 162 अरब पे पहुंच गए। तो ये काम जैसे अल्लाह ताला का हुक्म है सर, मैं तो बड़ा रिपीटेडली इसको दोहराता हूँ कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसने एक शख्स की ज़िंदगी बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत को बचाया। यहाँ सौदा जो है ना वो नियत और इखलास का है, नंबर्स का नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आपने